हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गोस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। हाँ बेटा, अब हम लोग कोपॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। कोपॉलीमराइजेशन की अगर बात किया जाए तो नाम से ही पता चल रहा है, को का मतलब ही हो जाता है कि कंपनी देना, साथ। ठीक है बेटा, अगर कोपॉलीमराइजेशन में अगर देखें तो कोपॉलीमराइजेशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा क्या होगा, एक से ज़्यादा मोनोमरिक स्पीसीज, या ऐसे बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमरिक स्पीसीज। मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज जो होगी वो अलाउड होगी किसके लिए, पॉलीमराइज के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए क्या अलाउड होगी, और क्या बनाएंगे बेटा, कोपॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये बात कोपॉलीमराइजेशन में समझ में आ जाना चाहिए कि एक से ज़्यादा मोनोमरिक स्पीसीज आपस में क्या होंगी बेटा, ठीक है, पॉलीमराइज होंगी और कोपॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और भी है कोपॉलीमर में, अगर आप देखा जाए तो कोपॉलीमर जो होता है वो कोपॉलीमर नॉट ओनली चेन ग्रोथ, केवल केवल वो क्या कहते हैं, सिर्फ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ना करके ये हमारा क्या करता है बेटा, चेन पॉलीमराइजेशन के साथ साथ क्या करता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी करता है। ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और दूसरा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन दोनों कर सकता है। तो को पॉलीमराइजेशन कैन मेड नॉट ओनली बाई चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बट बाई स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ कैन नॉट ओनली बाई, ठीक है, कहने का मतलब चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन केवल खाली सिर्फ कोपॉलीमराइजेशन केवल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के द्वारा ही नहीं होता, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के द्वारा हो सकता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसमें एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं सीधा, और भी कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ पर अगर सेम, एक बात हम इससे पहले भी बताए थे बेटा, अगर हमारा सेम तरीके के मोनोमेरिक स्पीसीज हुआ करती थी तो उसे हम बोलते थे होमोपॉलीमर। ठीक है बेटा, और अगर हमारा एक से ज़्यादा अगर टाइप के मोनोमर अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं पॉलीमर बनने में तो उसे क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर आप देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो 1,3-ब्यूटाडाइन की अगर बात किया जाए और स्टायरीन, ये आपस में क्या बनाएंगे बेटा, कोपॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन की बात कर लिया जाए और स्टायरीन की बात कर लिया जाए। 1,3-ब्यूटाडाइन अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कौन है, 1,3-ब्यूटाडाइन है फिलहाल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन है स्टायरीन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा मोनोमर है क्योंकि N पहले लगा हुआ है, यहाँ पर भी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। और स्टायरीन क्या होता है, ठीक है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, ये भी हमारा बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, ये बॉन्ड दोनों ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद हमारा इस तरीके से यहाँ पर फ्री सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद अगर ये फ्री रेडिकल की बात किया जाए तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को अगर ये फॉलो कर रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर, और ये क्या होगा, ये रिजोनेंस में है, डबल 1,3-ब्यूटाडाइन क्या है बेटा, रिजोनेंस में है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के हमारा बीच में आ जाएगा और दोनों तरफ हमारे फ्री बैलेंसी हो जाएंगी कार्बन की। और ये हमारा CH से जुड़ करके इस तरीके से हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा ब्यूटाडाइन स्टायरीन पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, CH2CH, ये डबल बॉन्ड आपको समझ में आ जाना चाहिए, दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और होने के बाद ये डबल बॉन्ड हमारा बीच में शिफ्ट हो गया ड्यू टू रिजोनेंस। और दूसरा हमारा क्या होगा, स्टायरीन का ये CH, ये जो हमारा CH ग्रुप है ये हमारा क्या होगा, बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा और ये CH2 से आगे की यूनिट बनेगी और ये हमारा C6H5 कहाँ पर चला जाएगा, साइड में चला जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर। ये इसी को हम नाम देते हैं ब्यूना S, इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ब्यूना S। ठीक है, ये हमारा ब्यूना S है। अभी मैं आगे बात कर रहा हूँ ब्यूना N के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कोपॉलीमर है प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होमोपॉलीमर। जो हमारा क्या कहते हैं, कोपॉलीमर की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है इन कंपेयर टू किसके, होमोपॉलीमर के। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर इज क्वाइट टफ। जो हमारा ब्यूटाडाइन को पॉलीमर जो है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन जिसे ब्यूना S बोलते हैं बेटा, वो हमारा क्या होता है, टफ होता है, ज़्यादा टफ होगा बेटा, मोर टफर होगा, क्या कहते हैं, एंड इज गुड एंड इज ए गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नेचुरल रबर का गुड सब्सटीट्यूट होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे नेचुरल रबर, हम नीचे जस्ट दिख ही रहा है नीचे बेटा। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा जाए गुड सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रबर कौन होगा, तो आपको आंसर देना होगा ब्यूना एस। ब्यूना एस, यह हम नाम दे सकते हैं ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर, इसकी बात हम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ब्यूना एस है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहा है इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये इसकी यूजेस की अगर बात किया जाए तो ऑटो टायर्स में। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स हमारे बस, ठीक है, हमारी बाइक्स, जो भी हमारी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी हैं, उसके ऑटो टायर, ठीक है, ऑटोमोबाइल के टायर में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोर टाइल्स की बात किया जाए, फ्लोर टाइल्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फुट बियर कंपोनेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। केबल के इंसुलेशन में भी इस्तेमाल इसका हम करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया बेटा, कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन का एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया ब्यूना एस। ठीक है, ब्यूना एस हमारा याद रखना, इसका ये कैसे होता है, गुड सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का अच्छा सब्सटीट्यूट होता है। इसका इस्तेमाल ऑटो टायर्स में, फ्लोर टाइल्स में, और कहाँ बताया, फुट बियर कंपोनेंट में, केबल के इंसुलेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोपॉलीमर हो गया। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप कहते हैं तो इस तरीके से हम कोपॉलीमर का एक एग्जाम्पल मेरे पास और भी है, इसी के साथ में ही हम इसको बताना चाहेंगे। हमारा ये अगला एग्जाम्पल हमारा ब्यूना एन है। हमने तो ब्यूना एस के बारे में पढ़ लिया बेटा, अब हम ब्यूना एन के बारे में भी यहीं पर बताना चाहेंगे। हालांकि ये सिंथेटिक रबर ये भी होता है, ब्यूना एस भी सिंथेटिक रबर होता है, ब्यूना एन भी सिंथेटिक रबर है बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ब्यूना एस, ये कह भी रहा है कि आप ब्यूना एस के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्यूना एस क्या है, अभी बता के आया हूँ, ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर। ठीक है, कह रहा है ब्यूना एन जो होता है इज ऑब्टेन बाई कोपॉलीमराइजेशन, ये भी हमारा कोपॉलीमराइजेशन, किसका कोपॉलीमराइजेशन के द्वारा होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। वहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर एज ए पेरोक्साइड कैटलिस्ट का इस्तेमाल तो होगा। तो हम अभी जस्ट जो बात करके आए थे, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन और बताया था क्या, स्टायरीन से ब्यूना एस बना था। ठीक है, और 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल से क्या बन रहा है, ब्यूना एन का फॉर्मेशन हो रहा है, और पेरोक्साइड कैटलिस्ट का होना लाजिमी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्री रेडिकल एडिशन वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1,3-ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, एकदम जैसे अभी मैं ब्यूना एस में बताया था वैसे ही ब्यूना एन भी होता है, इसीलिए मैं इसको दोनों को साथ में बता रहा हूँ। यहाँ पर भी एकदम सेम बेटा ऐसा ही होगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद, दोनों बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फ्री रेडिकल बनेंगे, और फ्री रेडिकल बनने के बाद इस तरीके से फ्री रेडिकल बन करके डबल बॉन्ड आ जाएंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद हमारा यहाँ पर भी फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा, और दोनों आपस में इस तरीके से बाइंड अप होकर के ये हमारा फ्री रेडिकल ये यहाँ पर इस तरीके से इन्वॉल्व हो गया इस तरफ, और दूसरा फ्री रेडिकल हमारा इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। ठीक, और बाद में ये रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड बीच में आ गया, और जैसे वहाँ पर हमारा C6H5 साइड में चला गया था, वैसे CN भी हमारा कहाँ चला जाएगा, साइड में चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से, और ब्यूना एस भी ब्यूना एन भी दोनों हमारे फ्री रेडिकल एडिशन के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल क्या कहते हैं, और ब्यूना एस में स्टायरीन आ जा रहा है, और ब्यूना एन में क्या बेटा, सिर्फ हमारा ब्यूना एन में क्या आ जा रहा है, एक्राइलोनाइट्राइल अलग से आ जा रहा है। बस दोनों में सिर्फ यही है फ़र्क है बस। ठीक, आइए हम इसके थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसी वक्त। इट इज़ रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ पेट्रोल। ठीक है बेटा, ये हमारा रेजिस्टेंट होता है पेट्रोल के एक्शन का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रति क्या होता है, ये रेजिस्टिव होता है, रेजिस्टेंट होता है पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, यह हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात किया जाए तो लुब्रिकेटिंग ऑयल में अगर हम बात करें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात किया जाए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात किया जाए, इसमें हम क्या करते हैं, इसके प्रति ये क्या होता है, ब्यूना एन जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऑयल सील्स बनाने में, टैंक की लाइनिंग। ठीक है, टैंक की लाइनिंग और ऑयल सील के बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, ब्यूना एन का। ठीक, हम लोग फिलहाल अपने प्रीवियस पोजीशन पर आते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे, फिलहाल हम बीच में आ गए थे। आइए हम लोग बात कर रहे थे सिंथेटिक रबर
हम लोग क्या कहते हैं इस तरीके से, सॉरी सिंथेटिक रबर पर नहीं थे हम लोग, यस हम लोग कोपॉलीमराइजेशन की बात कर रहे थे। कोपॉलीमराइजेशन में ये ब्यूना एस बेटा ये हो गया, ब्यूना एन अभी बता के आ रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं रबर के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे बेटा, ठीक है। हम लोग रबर के बारे में बात करेंगे, रबर, ठीक है। अगर मैं रबर की बात करूं तो रबर में अगर आप देखते हैं तो रबर में बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेचुरल रबर में अभी हमने सिंथेटिक रबर के बारे में पहले बात कर लिया है, फिलहाल अभी जो बचा होगा उसको भी हम पढ़ लेंगे। नेचुरल रबर की अगर बात किया जाए बेटा तो नेचुरल रबर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि जो रबर होता है वो हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है। रबर इज क्या है बेटा, रबर इज सॉरी रबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, ठीक है। जिसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है बेटा, इलास्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है ये बात आपको पता है बेटा, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे इलास्टोमर की कैटेगरी में आएंगे। इनको इलास्टोमर भी करते हैं, बोल सकते हैं, और इनका बहुत सारा इस्तेमाल भी है, ठीक है। हम इनको कह रहे हैं इट इज़ ऑल्सो टर्म एज इलास्टोमर, ठीक है बेटा। इनको हम क्या नाम देते हैं, इलास्टोमर भी देते हैं, हैज़ वैरायटी ऑफ यूजेस, ठीक है। इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर एंड पजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इट इज़ ऑल्सो टर्म एज इलास्टोमर, इनको इलास्टोमर भी बोलते हैं। एंड हैज़ ए वैरायटी ऑफ यूजेस, इनका इस बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है या यूजेज है। इट इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम द रबर लेटेक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बनाया जाता है कहाँ से बेटा, रबर के लेटेक्स से, ठीक है। रबर जो ट्रीज होते हैं उनके लेटेक्स से हम रबर को बनाते हैं। विच इज़ ए कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ रबर इन वाटर, ठीक है। ये हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन होता है रबर इन वाटर, ठीक है, रबर पानी के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये हम इट इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम रबर के लेटेक्स से हम क्या कहते हैं इसको बनाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, रबर लेटेक्स जो होता है वो कोलाइडल डिस्पर्सन होता है रबर इन वाटर, ठीक है। रबर पानी में क्या कहते हैं इस तरीके से कोलाइडल डिस्पर्सन होता है, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं रबर लेटेक्स। ये जो लेटेक्स जो होता है, रबर लेटेक्स जो होता है, उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये हमारा इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि लेटेक्स कहाँ से निकाला जाता है। ये बार्क ऑफ रबर ट्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, रबर के बार्क, जो रबर ट्री होता है, पेड़ होता है, उसके बार्क से निकालते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार्क ऑफ रबर ट्री से हम क्या करते हैं, लेटेक्स को निकालते हैं, ठीक। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये इंडिया में, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से इस रिदम में याद रखना, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। जो रबर होता है वो हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसे इलास्टोमर बोलते हैं। इसका बहुत सारे यूज हैं। रबर लेटेक्स को कोलाइडल डिस्पर्सन होता है, रबर इन वाटर, ठीक है। लेटेक्स कहाँ से निकाला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, बार्क से, कहाँ से, रबर ट्री से। ये पाया कहाँ जाता है, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो नेचुरल रबर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। लीनियर पॉलीमर होता है किसका, आइसोप्रीन का। या ऐसे बोला जा सकता है कि जो रबर, नेचुरल रबर होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। जो हमारा नेचुरल रबर होता है, वो हमारा जो नेचुरल रबर होता है, वो नेचुरल रबर क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, नेचुरल रबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पॉलीमर बेटा, लीनियर पॉलीमर होता है किसका, आइसोप्रीन का। और आइसोप्रीन का फार्मूला क्या होता है, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइइन, ठीक है। 2-methyl-1,3 ब्यूटा, अभी 1,3 ब्यूटाडाइइन था, बस दूसरी वाली पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप आप लगा दीजिए, बस जैसे 1,3 ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन से मिलकर ब्यूना एस बना था, तो वो दूसरी वाली पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइइन बन जाएगा, जिसे हम आइसो, दूसरे पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आता है बेटा। तो हमने ऑर्गेनिक में बताया था, अगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि दूसरी पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप आ जाता है तब वहाँ पर एज ए ट्रिवियल नेम आइसो का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जब 2 मेथाइल ग्रुप आएगा तो रिजोनेंस होगा रीजन, और क्योंकि 1,3 ब्यूटाडाइन है, सॉरी 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है तो रिजोनेंस होगा। और रिजोनेंस अगर होगा तो ये रिजोनेंस होने के बाद ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के बीच में आ जाएगा, जैसा कि मैंने भी ऊपर बताया था इससे पहले वाले में, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये हमारा जो पोर्शन बता रहे हैं ये इस जगह वाली बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैसे ही यहाँ पर भी इस तरीके से होगा। और ये डबल बॉन्ड जब बीच में आ जाएगा तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमर बनेगा, ठीक है। सिस भी रहे होगा और ट्रांस भी होगा, और सिस ट्रांस होने की वजह से आप ये देखेंगे, सिस ट्रांस होने की वजह से 2 बनेंगे, एक सिस बनेगा, सिस 1,4 डाई पॉलीआइसोप्रीन बनेगा, और एक ट्रांस बनेगा। तो जो सिस वाला होता है वही हमारा क्या होगा, नेचुरल रबर का मोनोमर होगा। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल रबर में भी कंसीडर्ड है लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। अगर और अच्छा आंसर देना होगा तो सिस बोलना 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेचुरल रबर जो होगा वो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है, रबर है वो, मतलब पॉलीमर है। और इसका जो मोनोमर होगा वो आइसोप्रीन होगा, 2 मेथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक। यस, अभी सब क्लियर होगा बट और आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि दूसरे पोजीशन पर हमारा ये मिथाइल ग्रुप था, तो अब हमारा ये CH2 और ये CH2 डबल बॉन्ड के सेम साइड आया, तो ये हमारा सिस ही तो बना, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, सिस बना, ठीक। तो वैसे ये एक इस तरीके से सिस बना। बाद में फिर दोबारा अगर आप देखते हैं तो ये हमारा CH2, ये हमारा CH2, ये भी हमारा क्या है बेटा, सिस ही बना, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, अल्टरनेट इस तरीके से, एक हमारा CH2 ऊपर के साइड है, फिर नीचे के साइड, फिर ऊपर के साइड, जितने भी हैं सारे के सारे हमारे, ये हमारे कौन से वाले हैं बेटा, सिस वाले हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड तो ये भी हमारा कौन सा वाला है, सिस, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो ये भी हमारा क्या है, सिस। जितने भी हैं सारे सिस, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल पॉलीमर होगा, जो हमारा नेचुरल पॉलीमर है वो हमारा कौन है, अभी जैसे बताया मैंने, क्या बताया, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसलिए हम इसको हम बोल सकते हैं सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ये जो हमारा नेचुरल रबर है इसको हम बोल सकते हैं सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। क्यों, ये CH2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा बेटा इस तरीके से, ये इस आगे हम लोग बात करते हैं। तो सिस समझ में आ जाना चाहिए। कह रहा है कि और ये आइसोप्रीन का जो स्ट्रक्चर है ये तो ये हमारा है, ये मेथाइल ग्रुप हमारा बगल में आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन है, दूसरे पर मेथाइल लगा है, सॉरी ये क्या होगा, 2 मेथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, जिससे हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन, ठीक है। द सिस, अब हम बात करेंगे द सिस पॉली आइसोप्रीन, जिसे हम नेचुरल रबर बोलते हैं। सिस पॉली आइसोप्रीन क्या है बेटा, नेचुरल रबर, ठीक है। मॉलिक्यूल कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर बाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वीक वंडर वाल फोर्स, ठीक है। ये हमारा सिस पॉलीआइसोप्रीन में जो भी हमारी चेन है वो आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, वंडर वाल फोर्स के इंट्रैक्शन के द्वारा आपस में इस तरीके से बंधे होंगे। और ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके पास स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी होती है, किसकी तरह, स्प्रिंग की तरह। इस वजह से ये हमारी क्या, इलास्टिक प्रॉपर्टी को एक्सहिबिट करते हैं, ठीक है। इस कहने का मतलब इस तरीके से हमारी, एक बार इस तरीके से स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, CH2 नीचे है, फिर CH2 ऊपर है, जिसको मैंने गोला किया बेटा, फिर नीचे आ गया। इस तरीके से कॉइलिंग, इस तरीके से कॉइल स्ट्रक्चर है। इस वजह से जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है तो इस तरीके से फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, उसी तरीके से ये भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेचिंग पावर इसके अंदर आ जाती है, ठीक। अब हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में बात करेंगे, समझ में आ जाना चाहिए सारी चीज़ें बेटा। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में अगर हम बात करें तो ये जो नेचुरल रबर अभी मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा बेटा, नेचुरल रबर का मोनोमर अभी मैं फिर से एक बार बोल दूंगा, आइसोप्रीन है, जिसे 2 मेथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन बोलोगे मोनोमर। और नेचुरल रबर जो एज ए पॉलीमर है वो क्या है, सिस पॉली आइसोप्रीन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ठीक।
अब हम बात करेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब ये होता है, जो बेटा जो नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। सॉरी, नेचुरल रबर जो होता है वो सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को 335 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो नेचुरल रबर सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर 283 केल्विन से अगर नीचे कर दिया जाए तो ये हमारा ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल, क्षणभंगुर, कहने का मतलब हैमरिंग करने के बाद टूट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो हमारा ये नेचुरल रबर में एज ए ये बोल सकते हैं कि ये समझ लीजिए ये कमियां रह जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर नेचुरल रबर के अंदर हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी होती है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। इट इज सॉल्युबल, और ये भी एक ड्रॉबैक है कि ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और ये नॉन रेजिस्टेंस होता है टू अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये सारी कमियां हैं जो कि नेचुरल रबर में हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा बेटा, नेचुरल रबर में ये सारी क्या हैं, कमियां हैं, ठीक है। ये सारी हमारी नेचुरल रबर में कमियां हैं। क्या कमी है कि अगर टेम्परेचर 335 केल्विन के अगर ऊपर जाते हैं तो सॉफ्ट हो जाएगा, 283 केल्विन के नीचे जाते हैं तो ब्रिटल हो जाएगा। अगर और इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं बेटा, सॉल्युबल हो जाते हैं, और ये नॉन रेजिस्टेंस होते हैं टू अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आते ही ये क्या कहते हैं, रिएक्शन करने लगेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाते। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए इस फिजिकल प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो भी मैंने बताया उसको दूर करने के लिए एक प्रोसेस होती है वल्कनाइजेशन, ठीक है। वल्कनाइजेशन किया जाता है टू इम्प्रूव अपॉन दीज केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। इस फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस करवाते हैं जिसे वल्कनाइजेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा बेटा, जब हम वल्कनाइजेशन नेचुरल रबर का करवाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, कुछ हद तक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कॉन्सिस्ट, इस प्रोसेस में बेटा करते क्या हैं हम लोग, हम रबर कच्चे रबर को लेते हैं और सल्फर के साथ हम लोग क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट एडिटिव मिला करके, ठीक है, जो भी ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग एडिटिव मिला करके टेम्परेचर रेंज 373 से 415 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 373 से 415 केल्विन टेम्परेचर पर हम रबर को, कच्चे रबर को सल्फर के साथ, ठीक है, अप्रोप्रिएट जितना भी ज़रूरत पड़ती है एडिटिव, ठीक है, एट ए टेम्परेचर रेंज, जो कि टेम्परेचर रेंज 373 से 415 केल्विन के रेंज में गर्म करते हैं। जब हम इसको हीटअप करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वल्कनाइजेशन हो जाएगा। वल्कनाइजेशन क्या होगा, ठीक है, वल्कनाइजेशन ये होगा कि जो हमारा रबर था, नेचुरल रबर था, इसके बीच में आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है बेटा, ये डबल बॉन्ड जहाँ पर डॉट पड़ रहा है ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड जो है, ये जो डबल बॉन्ड है, इस तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए एक एक्टिव सेंटर है, ये किसी न किसी से रिएक्शन करना लगता है, इसीलिए तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो एक क्या कहते हैं, इम्प्रूव करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है, कह रहे ऑन वल्कनाइजेशन सल्फर फार्म क्रॉस लिंक, ठीक है। जब वल्कनाइजेशन करते हैं तो सल्फर जो होता है वो क्रॉस लिंक बना लेता है, ठीक है, एट रिएक्टिव साइट अभी मैंने बताया आपको रिएक्टिव साइट क्या थी, रिएक्टिव साइट आपकी वही थी जो हमने आपको अभी बताया था, रिएक्टिव साइट डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड वाली रिएक्टिव साइट है उस पर क्या हो जाता है बेटा, सल्फर आ जाता है। इस वजह से रबर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। क्या हो जाता है, रबर गेट स्टिफेंड, ठीक है, रबर हमारा क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, रबर गेट स्टिफेंड, ठीक है, रबर जो होता है स्टिफ हो जाता है। इस वजह से जो भी हमारी जो अभी ऊपर प्रॉपर्टी बताई, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो इसका ड्रॉबैक था वो रिमूव हो जाएगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। ऑन वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक एट रिएक्टिव साइड डबल बॉन्ड एंड थस द सल्फर गेट स्टिफेंड, ठीक।
ये बात समझ में आ जाना चाहिए। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, CH2CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर भी जब सल्फर लाएंगे तो ये डबल बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये हमारी एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है, तो दोनों चेन में जो डबल बॉन्ड ये पहले से था वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद हमारा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद ये हमारा जो सल्फ़र है ये बीच में आ जाएगा, ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, रिएक्टिव साइड हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इस वजह से हमारा क्या होगा, ये जो नेचुरल रबर होगा वो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से या नॉन पोलर सॉल्वेंट भी बताया, जो भी किसी से भी रिएक्शन करने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ जाना चाहिए। फिलहाल हम इसको रिमूव कर देंगे, जैसा नेचुरल था वैसे, यस, ठीक। अब ये बात समझ में आ जाना चाहिए। बस आपको ध्यान देना है कि ये डबल बॉन्ड जो था, जो कि अभी मैंने रिमूव किया, यहाँ पर सल्फ़र आकर के ऐड अप हो जाएगा और जिससे ये क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, ठीक। समझ में आ जाना चाहिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या हुआ। अच्छा, टेम्परेचर रेंज याद करने वाली है भैया, ध्यान देना। आगे बात करते हैं हम लोग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें टायर रबर की, अगर बात किया जाए, ठीक है, कह रहे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, अगर हमारे जो ऑटोमोबाइल के टायर होते हैं अगर उसकी बात किया जाए तो 5% क्या करते हैं हम लोग, सल्फ़र को ऐड कर देते हैं, किसमें, नेचुरल रबर में। और ये एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट के तरीके काम करता है। जो सल्फ़र जो होता है एज ए क्या करता है बेटा, क्रॉस लिंकिंग एजेंट के तरीके काम करता है। द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज्ड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर डिबेक्टेड बिलो, जो कि हमने दिखा दिया, आपको समझा भी दिया। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक। ये तो बात से पूरी समझ में आ जाना चाहिए। नेचुरल रबर में बहुत सारी क्या थी, कमियां थी, ठीक है। 335 के ऊपर गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता था, 283 केल्विन के नीचे जाते थे तो ब्रिटल हो जाता था। हाई एब्जॉर्बिंग वाटर कैपेसिटी थी, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हुआ करता था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, रॉ सल्फ़र को सल्फ़र के रॉ रबर को हमने सल्फ़र के साथ, ठीक है बेटा, 373 से 415 केल्विन पर गर्म करने के बाद वल्कनाइजेशन करवा दिया, ठीक। और एक अगर टायर की रबर की बात किया जाए 5% सल्फ़र एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट के तरीके काम करता है, ठीक। अब हम सिंथेटिक रबर के बारे में बात करने जाए। ये तो हमारा इससे पहले वाला जो था वो नेचुरल रबर था बेटा, ठीक है। ये हमारा कौन सा रबर था, नेचुरल रबर था, ठीक है। ये हमारा क्या था, नेचुरल रबर था, ठीक है। ये हमारा क्या था, नेचुरल, ठीक है। ये हमारा नेचुरल रबर था। अब हम लोग सिंथेटिक जो हमने बनाया है, ठीक है। अच्छा, इस बार शुरुआत में क्लासिफिकेशन की बात किया था, तो क्लासिफिकेशन में हमने आपसे बताया था कि अगर हम बात करें तो सोर्स के आधार पर नेचुरल रबर में सम रेजिन और रबर बताया था, तो सम रेजिन में नेचुरल रबर आ गया, ठीक है। सेमी सिंथेटिक वाले में हमने बताया था आपको सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक है। अब हम और सिंथेटिक वाले में बताया था आपको ब्यूना एस, ब्यूना एन, नायलॉन 66, ये सब बताया था, ठीक है। तो उससे आप इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से मैच कर लेना। सिंथेटिक रबर के बारे में फिलहाल हम बात करते हैं। सिंथेटिक रबर बेटा वो होते हैं जिनको क्या है, वो नेचर में ना पाया जा करके उनको हमने बनाया हो, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी वल्कनाइज्ड रबर की बात कर लिया जाए, ठीक है, वो सारे के सारे कौन से होंगे, सिंथेटिक रबर ही होंगे। जस्ट क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, सल्फर की क्रॉस लिंकिंग करवाई, तो अब तो हमने करवाया ना उसमें, ठीक है। सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइज्ड रबर लाइक पॉलीमर व्हिच इज द कैपेबल ऑफ गेट स्ट्रेच टू ट्वाइस लेंथ, ठीक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक रबर वो रबर वल्कनाइज्ड रबर होते हैं, ठीक है, जो कि गेटिंग स्ट्रेच ट्वाइस लेंथ, ठीक। ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारी, ठीक है, कोई भी वल्कनाइज्ड रबर ऐसा रबर हो जिसकी खींचने के बाद उसकी लेंथ जो है वो क्या कहते हैं, क्या हो जाए बेटा, ट्वाइस हो जाए। 1 मीटर का था, मैंने स्ट्रेच किया 2 मीटर का हो गया, अब उसको मैं सिंथेटिक रबर बोल सकता हूँ, ठीक है। और कोई भी वल्कनाइज्ड रबर की बात किया है, कर इट इज हाउएवर इट इज रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन एंड साइज एज सोन एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स। ये कहने का मतलब ये, अगर हमने फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ डबल तक हो सकती है, लेकिन अगर मैं इस स्ट्रेचिंग फोर्स को अगर मैं रिमूव कर लूँ तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। था सिंथेटिक रबर और आइल्सिर होमो, इसलिए हम ये बोल सकते हैं सिंथेटिक रबर जो होते हैं वो होमोपॉलीमर
ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव हो सकते हैं, या हमारे क्या हो सकते हैं, कोपॉलीमर भी हो सकते हैं, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव का, ठीक है, या इनसे बने हुए और जो डेरिवेटिव हैं उनके भी पॉलीमर हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। कह रहा कि सिंथेटिक रबर आर आइदर होमोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन के होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं जब हम सल्फर की क्रॉस लिंकिंग करवा देंगे, या फिर कोपॉलीमर हो सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के साथ ब्यूना एस, और बिनाइल क्लोराइड के बिनाइल साइनाइड के साथ या एक्राइलोनाइट्राइल के साथ ब्यूना एन, जो कि अभी सामने आ रहा है, वो हमारा क्या होगा, कोपॉलीमर भी बोल सकते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर। अभी ये सब आ रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले सिंथेटिक रबर की हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमारा यही हो जाएगा, नियोप्रीन। आइसोप्रीन, ध्यान दीजिएगा बेटा, पॉली आइसोप्रीन जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। लेकिन जो नियोप्रीन है वो हमारा कौन है, वो हमारा क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। वो कौन सा पॉलीमर है बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर, क्यों ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर है, अभी हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर होने का रीजन क्या है, ठीक। नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोला जा सकता है, या हम नियोप्रीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पॉलीक्लोरोप्रीन भी नाम दे सकते हैं, या नियोप्रीन भी नाम दे सकते हैं बेटा, ठीक है। कह रहा है कि ये किस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, फ्री रेडिकल, जाहिर सी बात है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, अनसैचुरेशन है, फ्री रेडिकल ही होगा, ठीक है। ऑफ क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन के फ्री रेडिकल एडिशन के द्वारा हमारा क्या होता है, पॉलीक्लोरोप्रीन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, नियोप्रीन। नाम भी लिखा हुआ है फिलहाल, ये क्लोरोप्रीन है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, वो क्या था बेटा, आइसोप्रीन, वो नेचुरल रबर था। मैं बार बार पीछे जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर जैसे वहाँ मेथाइल ग्रुप था, सिर्फ यहाँ पर क्लोरो ग्रुप आ गया है, बस क्लोराइड दूसरे पोजीशन पर, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन से ये क्या बना बेटा, नियोप्रीन, या हम बोल सकते हैं नियोप्रीन का दूसरा नाम पॉलीक्लोरोप्रीन भी दे सकते हैं, ठीक। ये हमने बनाया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्लोरीन मेथाइल को हटा करके क्लोरीन ग्रुप लाए हैं, क्लोरोप्रीन है, ठीक है, ना कि आइसोप्रीन। आइसोप्रीन से नेचुरल रबर बनता है, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है, जो कि हमारा सिंथेटिक रबर है भैया। आगे बात करते हैं, इट हैज़ सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल ऑयल, ये हमारा ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वेजिटेबल ऑयल से और मिनरल ऑयल से, ठीक है। इसका इस्तेमाल, अच्छा, वेजिटेबल ऑयल से और मिनरल ऑयल से अगर ये ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो ये बात सच है कि वेजिटेबल ऑयल की बात किया जाए या मिनरल ऑयल का ही इस्तेमाल हम अपने क्या कहते हैं, जो भी हमारी जो होता है, जहाँ पर भी हम सरसों को क्या कहते हैं, तेल निकालते हैं, या कुछ भी इस तरीके से जो भी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब वहाँ पर है, अगर ये वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल से अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कन्वेयर बेल्ट जो होता है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। गैसकेट्स जो लगाते हैं, तेल का जो बोतल होती है उसके ऊपर जो कैप होती है उसके अंदर गैसकेट्स जो होती है, वो भी की बात किया जाए तो इस कहने का मतलब ये है कि नियोप्रीन जो होता है वो वेजिटेबल ऑयल की बात कर लिया जाए, मिनरल ऑयल से रेजिस्टेंस होता है, सुपीरियर रेजिस्टेंस होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो वजह से हम कन्वेयर बेल्ट चक्की में जो पट्टा चलता है बेटा ना, वो आपको पता होगा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे ये सब चीज़ों को। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ, कन्वेयर बेल्ट, गैसकेट्स एंड हॉजेस की बात किया जाए, हॉजेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ब्यूना एन की बात अभी हम कर चुके थे, हम दोबारा बेटा बात नहीं करेंगे। कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। यार ये मैं क्या बताऊँ, ये तो आपको पता है, अभी बताया मैंने। ब्यूना एन और ब्यूना एस में डिफरेंस बताओ, तो क्या डिफरेंस था, बताया था, हमने कहा था, याद करो, ये 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल से ब्यूना एन बनता है। और यहीं पर अभी मैंने इससे पहले बात किया था, जब हमने बता रहे थे इससे पहले, तो हमने कहा था 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से क्या बना है, ब्यूना एस बना है। तो डिफरेंस कहाँ पर है बेटा, डिफरेंस तो स्टाइरिन में है। और आगे हम लोग अपनी जगह पर आते हैं, तो इसमें जो है उसमें किसका डिफरेंस है,
ये एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल और स्टायरीन का डिफरेंस है बस 1,3-ब्यूटाडाइन हमारे ब्यूना एन में भी है, 1,3-ब्यूटाडाइन ब्यूना एस में भी है। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन है कुछ थोड़ा सा देख लो बेटा। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिलहाल इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे आपको। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। कर अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पर इसको अरेंज करिए। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पर हमने आपको बताया था, हमने कहा था इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं बेटा? फाइबर में होते हैं, याद करो। उसके बाद हमने कहा था थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में होते हैं, फिर इलास्टोमर में होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर में अलग से तो लिख नहीं पाऊंगा फिलहाल, लेकिन ये है कि नायलॉन 6 जो था फाइबर था बेटा, पॉलीथीन था, थर्मोप्लास्टिक था। तो सबसे पहले नायलॉन 6 आएगा, फिर पॉलीथीन आएगा, फिर उसके बाद ब्यूना एस। ब्यूना एस हमारा इलास्टोमर है। ब्यूना एस, ब्यूना एन, न्योप्रीन, ये सब हमारे क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। सबसे वीकेस्ट वांडर वाल फोर्स पाए जाते थे, याद करो। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स पाए जाते थे। और अब दूसरे वाले क्वेश्चन, इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम ओरली बता रहे हैं, नायलॉन 6 सबसे पहले आएगा, पॉलीथीन दूसरे नंबर पर आएगा, ब्यूना एस सबसे लास्ट में आएगा। मैंने ऐसे दूसरी तरफ कर दिया है। ठीक है, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, अगर मैं नायलॉन 6 की बात करूं और पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करूं तो आप इसमें भी देख सकते हैं। अगर आप इसमें देखते हैं तो नायलॉन 6 सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन आएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड आएगा, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है बेटा। ठीक है, तो एकदम सेम वैसे ही आएगा। न्योप्रीन हमारा इलास्टोमर है, इलास्टोमर तो सबसे पीछे ही आएगा, एकदम सेम दोनों का ही है, एकदम ऑर्डर एकदम सेम ही है। ठीक, आइए हम लोग अब मॉलिकुलर मास की बात करते हैं। मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर की बात किया जाए तो मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर में ये पॉलीमर के मॉलिकुलर मास की बात करते हैं। दरअसल पॉलीमर के मॉलिकुलर मास में अगर हम देखें तो पॉलीमर का कोई एक्चुअल मॉलिकुलर मास हम नहीं बता सकते बेटा। क्यों? क्योंकि इसके चेन की कोई लिमिट इस तरीके से नहीं है। ठीक है, और न होने की वजह से हम एग्जैक्ट पॉलीमर का मास हम नहीं बता सकते। इस वजह से हम इसके एवरेज मॉलिकुलर मास की बात करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट है बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है बेटा, ज़्यादा परेशान भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पॉलीमर सैंपल कंटेन चेन ऑफ बेरिंग लेंथ। ठीक है, इनकी जो लेंथ जो होती है वो क्या होती है बेटा? वेरी करती है। ठीक है, अगर हमारे पॉलीमर की क्या कहते हैं, जो चेन की जो पॉलीमर की जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, तो पॉलीमर चेन सैंपल कंटेन चेन ऑफ बेरिंग लेंथ। इसलिए मॉलिकुलर मास जो होता है वो ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज एवरेज। ठीक है, ऑलवेज हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एवरेज। ठीक है, यानी कि हम इसके एवरेज मॉलिकुलर मास को ही बता सकते हैं, एक्चुअल मॉलिकुलर मास को नहीं बता सकते। ठीक है, द मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। केमिकल और फिजिकल मेथड के द्वारा भी हम इसको बता सकते हैं, या एवरेज मॉलिकुलर मास बता सकते हैं। हम एग्जैक्ट मॉलिकुलर मास को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पॉलीमर में क्या होता है, उनकी जो चेन होती है, उसकी चेन की जो लेंथ होती है वो वेरी करती रहती है। ठीक, यस, इस पर इतना पॉइंट बहुत है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। अब हम लोग बायोडिग्रेडेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हम थोड़ा सा समराइज करके आपसे हम बात करेंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब ये है कि ऐसे चीज़ें जिसका इस्तेमाल हमने किया, ठीक, लेकिन उनके इस्तेमाल करने के बाद जो हमारा पॉलीमर, जिससे भी हमारा कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है पॉलीमर से बना है। अगर मैंने पॉलीथीन को ही ले लो, पॉलीथीन का इस्तेमाल किया, पॉलीथीन का इस्तेमाल करने के बाद उसको एज ए वेस्ट, सॉलिड वेस्ट की तरीके उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या होता है कि उसमें उसका बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा उसका डेग्रेडेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वजह से ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो होता है बहुत बड़े अमाउंट में इकट्ठा होने लगता है, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो जाती है बेटा। ठीक है,
और इससे क्या होता है बेटा, यहाँ से हमारा पॉल्यूशन क्रिएट करने लगता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को प्रेफर करने को कहा जाता है, जिससे कि कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके उसको अगर क्या करते हैं, इसको अगर फेंक दें एज ए वेस्ट के तौर पे, तो वो हमारा बैक्टीरिया फंजाई उसको डिग्रेड कर सके और वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट ना करे। ठीक, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइए, इलाज नंबर ऑफ पॉलीमर आर क्वाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, इलाज नंबर ऑफ पॉलीमर जो होते हैं वो क्वाइट रेजिस्टेंस होते हैं टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस से क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं बेटा। ठीक है, अगर A large number of polymers are quite resistant to environmental degradation process and thus responsible for the accumulation of polymeric solid based material। ठीक है, ये polymeric solid based material हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, accumulation हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है। क्यों? क्योंकि environmental degradation process में ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी पॉलीमर हैं जिनका इस्तेमाल किया वो हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के प्रति क्या है बेटा, रेजिस्टेंस हैं। रेजिस्टेंस मतलब बैक्टीरिया फंजाई इसका डिग्रेडेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस सॉलिड बेस्ड कॉजेज एक्यूट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ये सॉलिड बेस्ड हमारा एक्यूट, ठीक है बेटा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट करने लगेगा। और अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट करने लगा तब ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और ये एज ए पॉल्यूशन क्रिएट करेगा बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। सॉलिड बेस्ड मटेरियल की बात होगी बेटा। These solid based causes a acute environmental problem and remains undegraded for quite a long time। बहुत लंबे समय तक ये डिग्रेड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इन व्यू ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड कांस्टेंट फॉर द प्रॉब्लम क्रिएटिंग बाय द सॉलिड पॉलीमेरिक वेस्ट सर्टेन न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स हैव बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड। ठीक है, इस सारी प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ न्यू बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को हम डिजाइन कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगी, ये हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये जो हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं जल्दी से इसको आगे बढ़ना भी चाह रहा था, इसी पॉइंट पर मैं आना चाह रहा था बेटा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसमें ये एडिशनल क्या चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया फंजाई उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं वो रखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सिमिलर टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बायोपॉलीमर। ठीक है, जो हम पॉलीमर बनाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, उसमें हम ये देखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप हमारे नेचुरल पॉलीमर जिसे हम बायोपॉलीमर बोल रहे हैं, उस बायोपॉलीमर में जो फंक्शनल ग्रुप था वही फंक्शनल ग्रुप अगर हम अपने जो पॉलीमर बना रहे हैं, अगर उस पॉलीमर में फंक्शनल ग्रुप अगर हम सिमिलर फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल कर लें, तब जैसे मेरा बायोपॉलीमर बोले तो जो नेचुरल पॉलीमर है, जिसे ऐसे बोल सकते, नेचुरल पॉलीमर बोलना बेहतर नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हैं बायोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर जिसको बैक्टीरिया फंजाई क्या कहते हैं इस तरीके डिग्रेड कर सकते हों। जो फंक्शनल ग्रुप बायोपॉलीमर में है वही फंक्शनल ग्रुप हम अपने पॉलीमर में अगर रखें, तब हमारा जो होगा पॉलीमर वो बड़े ही आसानी से बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, तो पॉलीमर कंटेन फंक्शनल ग्रुप सिमिलर टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बायोपॉलीमर। समझ में आ जाना चाहिए बेटा। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं, यही सबसे मेन है। ठीक है, अभी ये बेटा पूछा भी नहीं गया है, एम्स में एक बार पूछा गया था, अभी ये पूछा नहीं गया है। ठीक है बेटा, नीट वगैरह में ध्यान दीजिएगा। एलिफेटिक पॉलिएस्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे एलिफेटिक पॉलिएस्टर हैं बेटा, ठीक है, वो एलिफेटिक पॉलिएस्टर जो हैं
एलिफेटिक पॉलिएस्टर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आर द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जो एलिफेटिक पॉलिएस्टर जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि दिया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे एस्टर हैं, पॉलिस्टर हैं जो हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो क्या बताओगे, एलिफेटिक। ठीक है, जो एलिफेटिक पॉलिस्टर होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया फंजाई उसको क्या करते हैं, डिग्रेडेट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये एग्जाम्पल है बेटा पॉलीबीटा हाइड्रॉक्सी। ठीक है बेटा, क्या है, पॉलीबीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रॉक्सी बॉलरेट। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं PHBB। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, PHBB, फिजिकली हैंडीकेप बीबी। ठीक है, याद करने का तरीका है अपना, उसको वहीं से याद करो क्योंकि वो वहीं होगा वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रॉक्सी वालरेट, PHBB, फिजिकली हैंडीकेप बीबी। ठीक है, फिजिकली हैंडीकेप बीबी याद रखना। इट इज ऑब्टेन बाय द कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन क्यों बोला गया, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मोनोमर होगा वो दो तरीके का मोनोमर होगा बेटा। ठीक है, एक तो हमारा मोनोमर ये है जिसका नाम है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और दूसरा हमारा क्या है, 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, दो पॉलीमर हमारे ऐसे हैं, ये हमारे क्या हैं, मोनोमर हैं बेटा। 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है पहला वाला, और दूसरा वाला जो है हमारा वो हमारा क्या है, 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड है। ठीक है, COH की तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। 3 वाले पोजीशन पर हमारा ये OH ग्रुप लगा है, और यहाँ पर भी 3 वाले पोजीशन पर हमारा OH ग्रुप लगा है। तो 1 2 3 COH की तरफ से काउंट करिएगा। तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये आपस में क्या करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ही प्रोसेस होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा बेटा, और हमारा यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, PHBB का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, PHBB, फिजिकली हैंडीकेप्ड बीबी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमारा ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखना, हो सकता है नाम ही पूछा जाए, पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रॉक्सी बॉलरेट। ठीक है, यहाँ होता क्या है बेटा, ये 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड आपस में क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा PHBB का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं सिनेरियो। ये हमारा जो है, अब इसको मैं मिटाऊंगा, OH को हटा दूंगा, तभी समझ में आएगा बेटा। ये ध्यान दीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा बेटा। ये हमारा जो पहले नंबर, 2 नंबर, फर्स्ट सेकंड 2 नंबर हमने डाल रखा है, यहाँ पर आप गौर करिएगा, ये हमारा ऑक्सीजन और दूसरा हमारा ऑक्सीजन, ये तीसरा ये। ठीक है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा जो है इस एसिड का हमारा OH ग्रुप, और ये H आपस में इस तरीके से डिग्रेड करेगा, और करने के बाद, और ये हमारा जो होगा वो भी ये H हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक, तो अब आप थोड़ा से, और ये जो होगा, और अगला वाला जो मोनोमर होगा उसमें से ये OH ग्रुप निकल जाएगा। तो अब आप अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये ऑक्सीजन, जहाँ मैं डॉट रख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक, ये ऑक्सीजन है, और ये जो मेथाइल ग्रुप था, ये मेथाइल ग्रुप हमारा साइड में चला गया। ठीक, उसके बाद CH2 हुआ, और उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप ये बना। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो कि ये मैंने डॉट रखा यहाँ पे, और इस कार्बन से दोनों आपस में इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके इस तरीके से हमारा आगे की प्रोसेस होगी। और ये जो हमारा ग्रुप था, ये एथाइल ग्रुप था, जो वो एथाइल ग्रुप हमारा ये साइड में आ गया। ये बात अब आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। और ये अगला वाला CO ग्रुप
नेक्स्ट वाले मोनोमर से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा किस तरीके से ये हमारा बना हुआ है पीएचबीबी। ठीक है, मेथाइल एथाइल ग्रुप बगल में चले जा रहे हैं, साइड में चले जा रहे हैं, और ऑक्सीजन मतलब OH और COH ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए क्या कहते हैं, इस एस्टर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। क्यों? एक का हमारा एसिड, दूसरे का OH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर पीएचबीबी याद होना चाहिए। दूसरा हमारा बायोडिग्रेडेबल है नायलॉन टू नायलॉन 6। ये पूछा जा चुका है, अभी जस्ट पूछा गया था 1 साल पहले बेटा, 2 साल पहले, याद नहीं है पूरी तरीके से, अभी जस्ट नीट में ही पूछा गया था। इट इज अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड को पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अभी अमाइनो कैप्रोइक एसिड बोला था बेटा, हमने कैप्रोलैक्टम बोला था बेटा, ध्यान दीजिएगा, कैप्रोलैक्टम ही का जो हमारा जो कैप्रोलैक्टम है, अगर वाटर से उसकी रिएक्शन करवा दिया जाए तो हमारा दोनों तरफ NH2CO, एक तरफ NH2 एक तरफ COH ग्रुप आ जाएगा, और ये हमारा ई अमाइनो कैप्रोइक, हकीकत बात तो ये अमाइनो कैप्रोइक एसिड ये हो जाएगा। ठीक है, ये अमाइनो कैप्रोइक एसिड। और दूसरा हमारा कौन है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन NH2CH2COH। ठीक, ये भी हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा हमारा क्या होगा, NH2 ग्रुप हमारा COH ग्रुप से जुड़ेगा, और दूसरा NH2 दूसरे के COH ग्रुप से एक दूसरे के अल्टरनेटिव करके हमारा क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा, और हमारा क्या बन जाएगा, नायलॉन टू नायलॉन 6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोपॉलीमर। यस, कह रहा है कि क्या तुम कोपॉलीमर के स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हो। यस, लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लिखने में बेटा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा NH है, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा सा CH2 होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो है, ये हमारा आ गया किसका, ग्लाइसिन का। ये हमारा ग्लाइसिन का हो गया। और अब दूसरे वाले में अगर बात किया जाए तो दूसरे वाले का जो होगा, ये हमारा ग्लाइसिन का बना, और कैप्रोइक एसिड से अगर बात किया जाए तो ये हमारा ये NH ये हो गया। ठीक, NH यहाँ आ जाएगा, और CH2 का होल 5 ये हो गया, और C डबल बॉन्ड O ये आ जाएगा। अगर स्ट्रक्चर चाहो तो आप इस तरीके से देख सकते हो बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरीके से। हमने से ये करा नायलॉन टू नायलॉन 6 का। नायलॉन 2 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइसिन में 2 कार्बन है, और नायलॉन 6 में अमाइनो कैप्रोइक एसिड में 6 कार्बन है। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन है बेटा, पॉलीमर है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों के चार तरफ ये N लगाना जरूरी होगा, तभी हम पॉलीमर इसको बोल पाएंगे। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं पॉलीमर ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। सीधे सीधे हम लोग टेबल पर आ जाते हैं। कह रहा है नेम ऑफ पॉलीमर, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलीप्रोपीन भी समझ लीजिए पढ़ ही चुके हैं, जब इथीन पढ़ चुके हैं तो पॉलीस्टाइरीन पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ भी चुके हैं, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा हमारा उसी के तरीके से होगा, क्लोरोप्रीन की तरीके, या ऐसे बोल सकते हो विनाइल क्लोराइड की तरह, पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ाया भी है फिलहाल। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये भी हो गई। हाँ, एक्स्ट्रा आपके लिए जो है वो है हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ये नया है, ये हमारे पीछे उसमें नहीं था बेटा। ठीक है, जो हम पढ़ा के आए हैं। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो हमारा ये पॉलीमर है, इसका ये पॉलीमर है, नेम ऑफ पॉलीमर, और इसका जो मोनोमर है, मोनोमर स्ट्रक्चर दिया गया है, और स्ट्रक्चर के बाद क्या दिया गया है, यूजेज दिए गए हैं। 3-4 चीज़ें दी गई है बेटा, यूजेज, स्ट्रक्चर, मोनोमर, और ये दिया गया है पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर में थोड़ा सा देखिएगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर है, इसका जो मोनोमर है वो बेटा क्या है, यूरिया है, और फॉर्मेल्डिहाइड इसका मोनोमर है। यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड इसका क्या है बेटा, मोनोमर है। यूरिया है और फॉर्मेल्डिहाइड
यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है वो यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है NH2CO NH2, तो एक H इधर चला गया और दूसरा, और फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है CH2O। तो इस तरीके से हमारा ध्यान दीजिएगा NH CO NH CH2 हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो एक पॉइंट है अनब्रेकेबल कप। अभी मैंने बताया था अनब्रेकेबल क्राकरी मेलामाइन, यस याद रखना बेटा। अनब्रेकेबल कप अगर बोलेगा तो क्या बोलोगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। एंड लेमिनेटेड सीड्स, और लेमिनेटेड सीड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है ग्लिप्टल, ये भी आपके लिए नया है। जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो पढ़ा चुके उसके बारे में अंदर सब दिया गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हो बेटा। ग्लिप्टल और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये दो हमारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इस तरीके से दो एग्जाम्पल याद, ये अलग से है। ये ग्लिप्टल किससे बना है बेटा, ये बना है इथाइलिन ग्लाइकाल से मिलकर के बना है, ये इथाइलिन ग्लाइकाल से मिलकर के बना हुआ है। और दूसरा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड में भी आर्थोथैलिक एसिड। ठीक है, अगर यहीं पर इथाइलिन ग्लाइकाल और 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम बोले थे, यहाँ पर आप देखिएगा टेरिलीन वाले में, अगर टेरिलीन वाले में बात किया जाए तो टेरिलीन वाले में हमने आपको याद करिए इथाइलिन ग्लाइकाल और टेरिप्थैलिक एसिड की बात किया था। यानी कि बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर ले लिया जाए तब तो टेरिलीन या डेक्रान का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इथाइलिन ग्लाइकाल जो कि मैंने टेरिलीन की जैसे लिया था वैसे यहाँ पर भी लिया होगा। ठीक है, और अगर मैंने इसको अगर इस तरीके से अगर मैंने ले लिया, ये थैलिक एसिड कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, आर्थो वाला लेना पड़ेगा। तो आर्थो वाले के साथ जो बनेगा वो ग्लिप्टल बनेगा और पैरा वाले के साथ जो बनेगा वो टेरिलीन या डेक्रान का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा सा मैच करवा लीजिएगा बेटा। इसमें आप देख सकते हैं CH2OH रहा होगा, COH एस्टर का फॉर्मेशन होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हुआ होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लैक्वेयर, ठीक है बेटा, पेंट और लैक्वेयर को के मैन्युफैक्चर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लिप्टल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल है बेकेलाइट। बेकेलाइट तो अभी हम बता के आए हैं। बेकेलाइट में अगर बात किया जाए तो ये हमारा क्या है, फिनाल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनाल और अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम बात करें तो फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड में अगर बात किया जाए तो फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड में अगर आप बात करेंगे, फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड ये दोनों से क्या बनेंगे बेटा, बेकेलाइट, जो कि अभी स्ट्रक्चर हम नीचे दिखा के आए हैं। लेकिन ध्यान देना बेटा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आप जहाँ मैंने टिक किया, अगर ये नीचे ऐसे डैश करके छोड़ा है तब तो ये बेकेलाइट है, अगर ना छोड़ा होता तो ये नोबोलाइक होता। प्लीज़ अटेंशन बेटा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पर, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। कॉम्ब को बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल, यूटेंसिल, कंप्यूटर डिस्क, ठीक है, ये बता चुके हम पहले, बताने की ज़रूरत नहीं है। और पॉलीप्रोपीन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइजेशन हुआ होगा, फ्री रेडिकल, ठीक है, एडिशन के द्वारा। मैन्युफैक्चर टॉयज़ बनाने में, रोप्स, पाइप्स, फाइबर बनाने में, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, सब पढ़ लेना। NCERT में सब दिया भी गया है, इसको सब आपको बस पढ़ना, कुछ भी नहीं है। स्टायरीन में भी क्या है बेटा, अगर मैं स्टायरीन की अगर मैं बात करूँ, पॉलीप्रोपीन हो गया स्टायरीन में अगर बात किया जाए तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 जो होगा, C6 हमने कहा था, इससे पहले भी आ चुका है, ब्यूना S में ये आ चुका है। C6H5 हमारा साइड में चला जाएगा। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इंसुलेटर में, ब्रेपिंग मटेरियल में, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियो, ठीक है बेटा, टेलीविज़न, कैबिनेट्स, ये सब बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात किया जाए तब भी हम इसको बात कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ रेन कोट में, ठीक है बेटा, और हैंड बैग, विनाइल फ्लोरिंग में, ठीक है बेटा, इस तरीके से इसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। वाटर पाइप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग पूरी तरीके से हमारा चैप्टर बेटा फिनिश हो गया है। ये बेकेलाइट हम पढ़ा ही चुके, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड भी हो गया, पॉलीप्रोपीन भी हो गया। ठीक, यस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।